नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए लेकर एक नया वीडियो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपने जो यूट्यूब चैनल है सोलंकी स्टडी पॉइंट उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप 10th क्लास वालों के लिए मैं कंटिन्यू चैप्टर लाता जा रहा हूँ और मेरे जो काफ़ी दोस्त हैं उनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियो भी ला रहा हूँ। तो आज अपन जो है चैप्टर नंबर 3 रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर का जो है पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 2 में अपन पढ़ेंगे ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ब्रिटिश एम्पायर के साथ में क्या क्या हुआ, मराठा, मैसूर एंड सिख वर्सेस ब्रिटिश एम्पायर, कि मराठा जो है, जो मैसूर के जो है और जो सिख है उनके अगेंस्ट जो है, पहले अपन ने देखा कि केवल बंगाल, उड़ीसा और बिहार, लास्ट वीडियो में अपन ने ये देखा कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार के अंदर जो है कैसा स्ट्रगल हुआ और क्या क्या वहां पे जो है उनको अंग्रेजों को जो है इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या क्या जो है वहां पे स्ट्रगल जो है देखना पड़ा। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि मराठा, मैसूर और सिख जो है उनके अगेंस्ट जो ब्रिटिशर्स थे उनको क्या क्या जो है तकलीफ झेलनी पड़ी और कौन कौन सी। इसमें आप लोग देखोगे कि हर एक के अंदर एक ट्रीटी हुई, ठीक है, यानी या तो जो है इंग्लिश जो है वो जो उन्होंने जो है वो बैटल को लॉस्ट किया, या फिर जो अगेंस्ट जो थे मराठा, जो चाहे मराठा हो, मैसूर हो या आपके सिख हो, ठीक है, इन लोगों ने जो है जो ट्रीटी करनी पड़ी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो पर हम पढ़ेंगे मैसूर, मराठा एंड सिख वर्सेस ब्रिटिशर्स। अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पार्ट फर्स्ट देख लेना, क्योंकि 10th क्लास आरबीसी इंग्लिश मीडियम का 3rd चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, रिटेलिएशन एंड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो अपन ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था मराठा आपके जो है बंगाल जो है उसमें ब्रिटिश जो है स्टैब्लिश कैसे हुई। अब अपन देखेंगे कि बंगाल से निकलने के बाद उन्हें मराठा, मैसूर और सिख इन लोगों के साथ में भी कौन कौन से बैटल लड़े, और अब इन बैटल्स में काफ़ी में जो है मराठा हारे, काफ़ी में सिख हारे, काफ़ी में आपके जो है मैसूर हारे और काफ़ी में ब्रिटिशर्स को भी, ठीक है, वहाँ पे हारना पड़ा। और इन जो है बैटल्स में कुछ ट्रीटीज जो आपके ट्रीटीज हुई उन ट्रीटीज के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर आपके एक लॉर्ड वेलेस्ली है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसकी क्या थी, जो आपकी एक आइडियोलॉजी थी जो बहुत ही डेंजर थी इंडियंस के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का चैप्टर अपना स्टार्ट होने वाला है 14 नवंबर 1761 से। बहुत जो है मूवमेंट चेंज होने वाला है, क्योंकि उससे पहले क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं 1775 के अंदर जो आपके रघुनाथ राव है और जिसको यहाँ का जो है पेशवा जो है बनाते हैं, पेशवा बना दिया मराठाओं का। तो अब क्या होता है, जो पेशवा जो रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव बहुत ही जो है इच्छावादी आदमी था और वो बहुत ज़्यादा जो है गेन करना चाहता था और उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी। और वो जो है अपना जो था रूलिंग एरिया था उसको इंक्रीज करना चाहता था। तो उसके लिए उसने क्या किया, अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गया, ठीक है। अंग्रेजों के अगेंस्ट होने से क्या हुआ, उससे पहले जो पेशवा थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ते हैं कि रघुनाथ राव से जो पहले पेशवा थे उन पेशवा ने जो है अपने अंग्रेजों के जो है अगेंस्ट खड़े हुए, और अंग्रेजों के अगेंस्ट खड़े होने का रिजल्ट क्या हुआ कि 14 जनवरी 1761 के अंदर ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में 3rd बैटल ऑफ पानीपत का 3rd बैटल हुआ। इससे पहले अपन ने 2 बैटल पढ़ लिए। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल है वो हुआ तो आपके 1526 में, पानीपत का 2nd बैटल है वो हुआ था आपके 1556 के अंदर, और पानीपत का 3rd बैटल हुआ आपके 1761 में। ये तीनों बैटल अपन ने पढ़ लिए। थर्ड अपन पढ़ रहे हैं जो हुआ था आपके ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में। तो इसके अंदर मराठा जो है वो इसको लॉस कर जाते हैं और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो 3rd बैटल ऑफ पानीपत को विन कर लेते हैं। देन उसके बाद आपके वापस आ जाते हैं इसी चैप्टर पे रघुनाथ राव को इन्होंने पेशवा बना दिया। देन उसके बाद क्या होता है, रघुनाथ राव के बाद के अंदर जो है इनके अंदर जो मराठाज है उनके अंदर और ब्रिटिशर्स के बीच में मतभेद शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है इनके बीच में कुछ बैटल्स होते हैं। अब उन बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, अब इनके बीच में जो है 3 बैटल होते हैं, ठीक है। फर्स्ट बैटल होता है 1775 टू 1782, सेकंड इनका होता है 82 से 85 और थर्ड इनका होता है 1817 के अंदर।
इन तीनों जो है मराठा एंग्लो जो बैटल्स है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब शुरुआत करते हैं मराठा एंग्लो बैटल्स। जो आपका फर्स्ट जो है एंग्लो मराठा बैटल्स है वो हुआ था 1775 टू 1782। अब इसके अंदर क्या हुआ देखो, मराठा विन द बैटल एंड इंग्लिश पे 41,000 रुपीज टू मराठा। क्या हुआ कि इसके अंदर जो है रघुनाथ राव जो है वो जीत गया था और उसके बाद में जो मराठा जो है बहुत ही पावरफुल हो गए थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स है उनको 41,000 एज अ पेनल्टी के रूप में मराठास को पे करना पड़ा था। ठीक है, और जो है ब्रिटिशर्स थे उनको द ट्रीटी ऑफ बड़गांव की जो ट्रीटी है वो करनी पड़ी थी 1799 में। और जो है इस ट्रीटी के अंदर ये हुआ कि जो मराठाज है वो अपने एरिया को जो है आगे इंक्रीज नहीं करेंगे और ना ही जो ब्रिटिशर्स है वो मराठाज के एरिया में कभी भी अटैक करेंगे, ये हुआ। लेकिन फिर भी जो है जो इन लोगों ने उस जो ट्रीटी है उसको फॉलो नहीं किया। देन उसके बाद इनके बीच में सेकंड बैटल होता है 1802 से 1805 के बिटवीन इनके जो है बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिशर्स के बीच में आपका सेकंड एंग्लो जो मराठा है वो बैटल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इंग्लिश विन दिस बैटल। अब मराठा जो है वो हार जाते हैं और जो आपके इंग्लिश है वो इस बैटल को जीत जाते हैं। किसकी वजह से, जो उस समय उनका गवर्नर होता है लॉर्ड वेलेजली। अब जो लॉर्ड वेलेजली होता है वो बहुत ही डेंजरियस पर्सन होता है इंडियन के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही माइंडेड पर्सन होता है। और उसकी सबसे बड़ी पावर होती है उसकी आइडियोलॉजी जो है इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी। यानी इंपीरियलिस्ट का मतलब वो बहुत ही ज्यादा, हिंदी में पर इसको देखें तो साम्राज्यवादी। यानी वो अपना जो उसका इंपीरियर था, ठीक है, उस इंपीरियर को वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहता था, वो बहुत ज्यादा उसको फैलाना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा अपने जितने हो सकते हैं वहां तक। ठीक है, तो उसकी वजह से लॉर्ड वेलेजली की वजह से और उसकी जो इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी थी उसकी वजह से सेकंड बैटल के अंदर मराठा जो है वो आपके हार गए थे और जो है इंग्लिश ने इस बैटल को जीत लिया था। और उसके बाद में वापस मराठा और आपके जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में वापस ट्रीटी होती है, ठीक है, आपके देवगांव की जो है ट्रीटी होती है 1803 के अंदर। ठीक है, फिर भी जो इस ट्रीटीज के अंदर क्या होता है, इस ट्रीटीज में सेम एज इट इज वो होते हैं। ठीक है, और लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे इस ट्रीटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे इसके बाद जो यहाँ का पेशा होता है वो जो है अंग्रेजों का गुलाम बन जाता है। ठीक है, इनकी जो फ्रीडम है वो इनसे छीन ली जाती है। फिर उसके बाद में इनको कुछ जो है क्राइटेरिया में बांध दिया जाता है। लेकिन जो पेशवाज है वो वापस इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और वापस थर्ड बैटल होता है 1817 के अंदर। अब थर्ड बैटल में क्या होता है, थर्ड बैटल के अंदर वापस जो है मराठास जो है इसको लॉस्ट कर देते हैं, यानी थर्ड बैटल में भी वापस अंग्रेजों की जीत होती है। देन उसके बाद बहुत ही डेंजरियस रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है कि पेशवा टर्मिनेशन, यानी जो पेशवा की जो पोस्ट होती है उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है परमानेंटली और उसको पेंशन दे दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में पेंशन जो है लेते लेते उस पेशवा की डेथ हो जाती है और उसके बाद कोई पेशवा नहीं होता है। देन द ट्रीटी ऑफ, ठीक है, मलकाम। अब यहाँ पे मलकाम की जो है ट्रीटी होती है 1880 में। इस 1880 जो ट्रीटी है मलकाम की ट्रीटी, इसी के अंदर जो पेशवा टर्मिनेट होता है और परमानेंटली जो मराठा जो एम्पायर है वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं मराठा अपना हो गया, अब मराठा हो गया। अब देखते हैं सेकंड अपना मैसूर। ठीक है, मैसूर जो है, मैसूर के अंदर उस समय जो मैसूर का जो एम्पायर था उस एम्पायर के अंदर एक बहुत बड़ा इंपीरियर था। उस इंपीरियर का नाम था हैदर अली और वो बहुत ही पावरफुल था। ब्रिटिशर्स थे उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, वो बहुत ही ज्यादा उससे, ठीक है, डरते थे। वो वहां पे हैदर अली के ऊपर अटैक करना इम्पॉसिबल समझते थे कि हैदर अली को जो है बैटल के अंदर हराना इम्पॉसिबल है। अब लेकिन लॉर्ड वेलेजली अब उनके पास था और उसकी जो इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी थी वो बहुत ही जो है डेंजरस होने वाली थी मैसूर के लिए भी, क्योंकि मैसूर भी अब जो है ब्रिटिशर्स में मिलने वाला था। तो अपन देखेंगे कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने मैसूर को अपने अंडर में लिया। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं अपन मैसूर वर्सेस ब्रिटिशर्स कि अब जो है मराठा जो है वो तो उनके अंडर में हो गए थे। अब देखते हैं देन उसके बाद में मराठा के बाद में लॉर्ड जो वेलेजली था उसकी जो वो जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत जो है इनके ऊपर भी बहुत जो है डेंजरस हुई और जो है ये भी उसके अंडर में चला गया। तो अपन देखते हैं कि किस तरीके से जो है इनके ऊपर वो जो है आइडियोलॉजी उस वर्क करती है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैसूर वर्सेज ब्रिटिशर्स।
उस जब मैसूर पे ब्रिटिशर्स की नजर पड़ी तो उस समय मैसूर का जो किंग था वो था आपका हैदर अली। ठीक है, यानी अगर जो है ब्रिटिशर्स जो है मैसूर के ऊपर अटैक करेंगे तो ऑब्वियसली जो बैटल होना वो होगा हैदर अली वर्सेस ब्रिटिशर्स। तो दोस्तों जो मैसूर और ब्रिटिशर्स है उनके बीच में टोटल 4 बैटल्स हुए थे। अब देखते हैं कौन कौन से बैटल हुए। फर्स्ट बैटल हुआ इनके 1767 में, सेकंड हुआ 1780, 1790 एंड फोर्थ लास्ट हुआ 1799। तो इस टाइम पीरियड में इनके बीच में जो है 4 टाइम बैटल हुए और 4 टाइम के अंदर क्या क्या हुआ आपका देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट बैटल हुआ था, फर्स्ट बैटल हेल्ड इन 1767 बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिशर्स। सो लेट नाउ अबाउट दिस फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर एंड एंग्लो। सो देखते हैं दोस्तों इसका जो रिजल्ट है वो क्या हुआ कि आपका हैदर अली है वो उसमें विन करता है और ब्रिटिशर्स इस बैटल को वो हार जाते हैं। ठीक है, और हारने के बाद हैदर और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है मद्रास की जो है ट्रीटी होती है 1769 के अंदर। और वो ट्रीटी के अंदर क्या होता है कि जो हैदर अली है वो जो है उसको जो ब्रिटिशर्स है उनको बॉन्ड जो है बैंड कर देता है कि आप जो है मैसूर जो आपका एम्पायर है उस मैसूर एम्पायर के अंदर आप एंटर नहीं कर सकते, ना ही आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। देन जो है अब क्या होता है वो उससे जो है हैदर अली जो है उनकी बात को वो लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी नहीं थी ऐसी। ठीक है, तो अब क्या होता है उसकी वजह से द सेकेंड बैटल हेल्ड इन 1780, अब उनके बीच में सेकेंड बैटल होता है वापस मैसूर वर्सेस ब्रिटिशर्स। और इसके अंदर क्या होता है हैदर अली वाज डाइड इन दिस बैटल एंड हिज सन टीपू सुल्तान विल कंटिन्यू दिस बैटल। अब सेकेंड बैटल में क्या होता है जो है इन बैटल के अंदर रनिंग बैटल के अंदर जो हैदर अली है उसकी डेथ हो जाती है और उसका जो बेटा होता है टीपू सुल्तान वो उस बैटल को कंटिन्यू करता है। और देन जो है इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स और आपके जो टीपू सुल्तान है इन दोनों के बीच के अंदर द ट्रीटी ऑफ मंगलोर की ट्रीटी होती है 1784 के अंदर। और इस ट्रीटी के अंदर जो है आपका सेकंड जो स्टार्टिंग दोनों है इस दोनों के अंदर आपकी जो है ब्रिटिशर्स जो है हार जाते हैं। तो फिर उनके बीच में क्या होता है दोस्तों 1784 के अंदर ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान है उनके बीच में मंगलोर की ट्रीटी हो जाती है। देन उसके बाद में क्या होता है 1790 के अंदर इनका थर्ड बैटल है। थर्ड बैटल हेल्ड इन 1790, जो टीपू सुल्तान है उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में थर्ड बैटल होता है। अब थर्ड बैटल में क्या होता है इंग्लिश विन दिस बैटल एंड टीपू सुल्तान पे 3 करोड़ अमाउंट इन पेनल्टी, क्योंकि ये जो टीपू सुल्तान है थर्ड बैटल के अंदर हार जाता है और जो इंग्लिश होते हैं वो उस बैटल को जीत लेते हैं। अब इंग्लिश जो है इसके ऊपर जुर्माना लगाते हैं, पेनल्टी लगाते हैं और पेनल्टी का अमाउंट होता है 3 करोड़ रुपीज। अब वो 3 करोड़ जो अमाउंट है वो टीपू सुल्तान को पे करना होता है। देन उसके बाद ही वो वहां पे जो है जो वहां का जो उसका एम्पायर है उसको कंटिन्यू कर पाता है। देन फाइनली लास्ट क्या होता है अब उसके बाद में 3 करोड़ अमाउंट कब दिया जाता है 3 करोड़ अमाउंट देने के लिए ब्रिटिशर्स और उन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी। अब जो रंगपट्टनम की ट्रीटी है उस ट्रीटी के अंदर ही इसको 3 करोड़ अमाउंट देना पड़ता है। और फाइनली 1799 के अंदर फोर्थ जो है बैटल होता है और वो बैटल जो है आपके ब्रिटिशर्स और उनके का लास्ट बैटल होता है। उसके बाद में जो है ब्रिटिशर्स के अंडर में आपका मैसूर पूरा का पूरा चला जाता है। तो देखते हैं टीपू वाज डाइड इन दिस बैटल। और अब क्या होता है फाइनली इस फोर्थ बैटल के अंदर टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है और एन इंग्लिश विन, और जो बैटल है वो इंग्लिश जीत जाते हैं। फाइनली ब्रिटिश गॉट मैसूर एंड इंक्रीज द ब्रिटिश इंक्लूड इन ब्रिटिश एम्पायर। तो अब जो है ब्रिटिश एम्पायर है अब जो मैसूर है वो ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड हो जाता है। तो दोस्तों अब अपन थर्ड देखते हैं। आपके अपन ने मराठा देख लिए, मैसूर देख लिए, थर्ड अपना होने वाला है सिख। अब जो सिख जो है उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में कौन कौन से बैटल हुए, कौन कौन सी ट्रीटी हुई और क्या क्या टाइम पीरियड उसका शेड्यूल था वो देखते हैं। थर्ड अपन देखते हैं दोस्तों ब्रिटिश और सिख। सिख और ब्रिटिश के अंदर जो है बैटल कब स्टार्ट हुआ। सिख और ब्रिटिश का बैटल जो है इसकी स्टार्टिंग देखते हैं अपन जब अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान का जो किंग थे उस समय जो है रणजीत सिंह, ठीक है, वो क्या थे कि वो जो ब्रिटिश जो है उनके अगेंस्ट हो गए थे और जो है 1809 के अंदर वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हुए और ब्रिटिश वर्सेस रणजीत सिंह के बीच में बैटल हुआ और 1809 में रणजीत सिंह ब्रिटिश से हार गए थे।
देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पंजाब के अमृतसर जो है उसके अंदर रणजीत सिंह आ जाते हैं और रणजीत सिंह जो है जो अपने सिख है उनको इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फर्स्ट जो है आपके जो इनके ब्रिटिश और सिख के बीच में दो बैटल्स होते हैं। फर्स्ट बैटल आपका होता है 1845 से 1846 और सेकंड आपका होता है 1847 से 1848। दो बैटल्स होते हैं, दोनों बैटल्स को देखते हैं। दोनों बैटल्स में यहाँ का जो गवर्नर है वो दोनों अलग अलग थे। इस फर्स्ट बैटल में इनके लॉर्ड हॉर्डिंग थे और सेकंड में थे लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो है डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई किया। डिवाइड एंड रूल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं क्या है डिवाइड एंड रूल का मतलब। हिंदी में अपन देखें तो डिवाइड एंड रूल मींस फूट डालो और राज करो। तो इनमें क्या, इन लोगों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल को फॉलो किया, ठीक है, अप्लाई किया। और जो पंजाब के जो लोग थे उनको जो है उनके अंदर फूट डालना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से जो है रणजीत सिंह की जो सेना है वो बिखर गई थी। और इनके बीच में जो बैटल हुआ 1845 से लेकर के 1846 तक चला, ठीक है, जिसमें जो है रणजीत सिंह आगे वापस पुनः जो है बैटल को हार गए थे और इंग्लिश जो है इसमें विन कर गए थे। और फर्स्ट टाइम डिवाइड एंड रूल जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई हुआ था। देन उसके बाद जितने भी ब्रिटिश के अगेंस्ट जितने भी एम्पायर्स जो है उनके साथ में यही जो है फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया। सेकेंड इनका बैटल हुआ था वो हुआ था द सेकेंड बैटल हेल्ड इन 1847 to 48, इस टाइम के अंदर हुआ था। और इस टाइम जो है यहाँ लॉर्ड हॉर्डिंग थे और यहाँ आ गया था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये भी जो है मतलब इसकी जो है आइडियोलॉजी है वो भी जो है इंडिया के अगेंस्ट थी और उसी आइडियोलॉजी को इसने भी डिवाइड एंड रूल को यहाँ फॉलो किया और एज इट इज सेम कंडीशन जो है वहाँ पे हो गई थी। तो उसी कंडीशन का इन लोगों ने फायदा उठाया और 1847 से 1814 जो 8 के बीच जो बैटल हुआ उसके अंदर वापस इंग्लिश जो है वो विन कर गए थे और ये लास्ट चांस था। इसके बाद में पंजाब फजन इन ब्रिटिश एम्पायर, जो पंजाब है वो ब्रिटिश एम्पायर में फजन हो गया था, मतलब उसका विलय हो गया था और वो है ब्रिटिश एम्पायर का एक पार्ट बन गया था। तो दोस्तों ये हुआ आज का अपना वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। और इसके बाद अगला अपना पार्ट है वो होने वाला है 19 जो आपका जो है 1857 है उसका जो रिवॉल्यूशन है उसके बारे में होने वाला है। तो बने रहे अपने साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।